हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक जो रिज़ल्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन, वो है नल सीक्वेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है नल सीक्वेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। पहले समझते हैं कि नल सीक्वेंस होता क्या है। कोई भी सीक्वेंस जो ज़ीरो को कन्वर्ट करे उसको हम नल सीक्वेंस बोलते हैं। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी null sequence if it converges to ज़ीरो। राइट। अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम करी थी, तो वहाँ पे जहाँ हमने कोई नंबर एल लिया था, अब उस एल की जगह हम ज़ीरो को अगर पुट करेंगे तो हमारा नल सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाती है, क्योंकि हमने सीक्वेंस को एल पे कन्वर्ट करवाया था, किसी नंबर एल पे। अब यहाँ पे हम उसको कहाँ कन्वर्ट करवा रहे हैं? ज़ीरो पे। और सीक्वेंस एक्सन is said to be a null sequence if for each given epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that for each n belongs n greater than equal to capital N, इसके बाद वाले n एक्सन मॉड माइनस ज़ीरो को मैंने यहाँ पे मॉड एक्सन लिख दिया, एक्सन माइनस ज़ीरो एक्सन। सो एक्सन मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस। तो यहाँ पे जहाँ हम एक्सन माइनस एल लिखते थे, वहाँ पे एल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो यहाँ पे एक्सन माइनस ज़ीरो आ गया। सो एक्सन माइनस ज़ीरो को हम लिख सकते हैं मॉड एक्सन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सन माइनस एल को मॉड एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन। राइट। तो ये हमारा रिजल्ट है, डेफिनेशन है नल सीक्वेंस की। इसका हम यूज़ करेंगे और इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एन इक्वल्स टू 1/n, देन सीक्वेंस एक्स एन इज नल सीक्वेंस, इट कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ऐसे और भी हमारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक्स एन इक्वल्स टू 1/n², तो ये भी सीक्वेंस क्या है? इज अ नल सीक्वेंस। तो ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हमने पिक करी जो नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो वो हम रिजल्ट देख लेते हैं। इसका हम प्रूव भी करेंगे आज। तो रिजल्ट है prove that xn is a null sequence if and only if mod xn is a null sequence। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे कि अगर xn null sequence है, if and only if mod xn is a null sequence। तो हम इसको पहले मान के चलते हैं और फिर इसको इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इफ p then q, if q then q, बोथ साइड प्रूव करना है। इफ एंड ऑल इफ स्टेटमेंट है। सो इफ p then q, लेट xn बी अ नल सीक्वेंस। राइट। तो हम एक्सन नल सीक्वेंस की डेफिनेशन ये वाली अप्लाई करेंगे सेम एज इट इज। कब होता है नल सीक्वेंस? इफ फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज द नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एक्सन मॉड एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन। सो ये सेम डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दैट इज इफ फॉर ईच
given epsilon greater than 0, there exists n belongs to natural number such that for all n greater than equal to capital N, xn mod is less than epsilon. Since mod of mod xn, ये हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ मॉड क्या है, वो मॉड ही होता है. तो देयरफॉर क्योंकि मॉड एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट देयरफॉर फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट natural number n such that for all n greater than equal to n, modulus of mod xn is less than epsilon 0, क्योंकि modulus of xn जो है that is equal to mod xn, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. Hence यहाँ से क्या आ गया कि mod xn जो है वो null sequence है. This implies mod xn is a null sequence, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि मॉडुलस एक्सन जो है, तो ये सेम ही बात है. सेकेंडली कन्वर्स जो है इसका वो हम लेके चलेंगे. कन्वर्स में हमने क्या प्रूफ करना है, लेट ये हमने सपोज करना है कि मॉड एक्सन इज नल सीक्वेंस. So therefore we need to prove that xn is a mod xn is a null sequence. Then by definition of null sequence, for each given epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that for all n greater than equal to n, modulus of mod xn is less than epsilon. This implies mod xn is less than epsilon, because mod of mod xn is mod xn, because mod of mod xn is equal to mod xn. तो ये हम रिजल्ट जो हमने पीछे भी यूज किया और यहाँ पे भी यूज कर लिया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज mod x, सॉरी ये तो यही डेफिनेशन होल्ड करेगी हमारी xn की. सो xn इज अ नल सीक्वेंस. ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि अगर xn नल सीक्वेंस होगा तो मॉड xn भी नल सीक्वेंस होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. राइट. सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो नल सीक्वेंस है. सो उसके लिए एक हम एग्जांपल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है. प्रूव दैट सीक्वेंस xn is a null sequence where xn equals to -1 raised to power n minus 1 into 1 by n. तो ये हमें सीक्वेंस दिया है, तो हमने प्रूव करना है कि ये नल सीक्वेंस है. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. गिवन सीक्वेंसेस, गिवन xn equals to -1 raised to power n minus 1 into 1 by n. सो मॉड xn हमने लेस देन एप्सिलॉन ढूंढना है. हमने एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसके आफ्टर दैट स्टेज, आफ्टर दैट the sequence of the terms of the sequence are mod xn is less than epsilon for a given epsilon, right. तो अगर ऐसा कोई given epsilon के लिए हम एक ऐसी स्टेज ढूंढने में कामयाब हो गए सच दैट मॉड एक्सन वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो नल सीक्वेंस है. राइट. सो हम मॉड एक्सन की वैल्यू हम पहले चेक करते हैं कि क्या आ रही है. सो मॉड एक्सन क्या आएगा, -1 raised to power n minus 1
इंटू 1/n। सो ये -1 का मॉडुलस जो है वो 1 हो जाएगा, 1/n का मॉडुलस जो है वो 1/n, बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n, बिकॉज n इज ऑलवेज पॉजिटिव, so mod 1/n is n/n। सो अब हमने एक एप्सिलॉन फिक्स करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ फिक्स्ड नंबर, राइट। इसको हमने फिक्स कर दिया। देन mod xn is less than epsilon if 1/n is less than epsilon, that is if n is greater than 1/epsilon। so हमने where n is a natural number, where n is a natural number, so हमने एक ऐसा n हमने देखना है कि क्या ये ऐसा n आ सकता है जो ग्रेटर देन 1/epsilon हो, where epsilon is any fixed number, be any fixed number, right। so ये हम अगर ऐसा n ढूंढने में कामयाब हो गए जो ग्रेटर देन 1/epsilon है, तो हम बोल सकते हैं कि ये xn जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। सो नाउ ऐसा n कैसे आएगा? अगर हम सोचें कि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और ये एक रियल नंबर है, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एनी फिक्स्ड रियल नंबर, राइट। सो 1/epsilon भी एक रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर से बड़ा एक रियल नंबर जो कि एक फिक्स नंबर है उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? देन वी यूज यस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। नाउ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी we can find by Archimedean property for a given real number, for a given real number we can find a natural number n for given real number 1/epsilon यहाँ पे हमारा, so we can find a natural number n such that n is greater than 1/epsilon, right। so therefore for each n greater than equal to n we have mod xn is less than epsilon। so इनसे बाद वाले जितने, क्योंकि n जब इससे बड़ा हो जाएगा उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, mod xn is less than epsilon। so अगर हम ऐसा n ढूंढने में कामयाब हो गए सच दैट जब वो 1/epsilon से बड़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और वो n हमने ढूंढ दिया किससे? बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, कि हर रियल नंबर के विद रिस्पेक्ट एक नेचुरल नंबर आएगा जो उससे बड़ा होगा। सो वो नेचुरल नंबर हमारा कैपिटल n आ गया। सो देयरफॉर आफ्टर दैट नेचुरल नंबर जितने भी n होंगे उनके लिए xn जो है लेस देन एप्सिलॉन, मॉड xn विल बी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई, डेफिनेशन आ गई, दैट इज xn इज अ null sequence। therefore this implies xn is a null sequence। so ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो कि हमने आज किया। इसके बाद हम एक डेफिनेशन करते हैं नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। अब कौन से सीक्वेंस जो है वो नॉन कन्वर्जेंट होते हैं, राइट। सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी, सीक्वेंस xn is said to be non-convergent if it is not convergent। जो कन्वर्जेंट नहीं होगा उसको हम नॉन कन्वर्जेंट बोलते हैं। इसको हम डाइवर्जेंट भी बोल देते हैं,
डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस होता है जो डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी को, और एक सीक्वेंस होता है जो डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी को। सो ऑब्वियसली जो अनबाउंडेड अबव है, अ सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड अबव, तो वो किसको डाइवर्ज करेगा? देन एक्शन विल डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ठीक है। एंड इफ sequence is unbounded below, then it will diverge to minus infinity. It will diverge to minus infinity. तो ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी जो है वो फ्लो में इतनी अच्छी नहीं लिखी जा रही है। सो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ पे पढ़ने में, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। सो ये इनकी फिर हम अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। अगर हम अनबाउंडेड बिलो की डेफिनेशन अप्लाई करें तो वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। सो इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कोई सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, कोई माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। वैसे ही जैसे हम उसको अनबाउंडेड बिलो या अनबाउंडेड अबव प्रूव करते हैं, तो सेम वे से सीक्वेंस को हम डाइवर्ज प्रूव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपने ये चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। सो सीक्वेंस प्रूव दैट सीक्वेंस -3n diverges to माइनस इन्फिनिटी। तो ये आप इसको चेक करेंगे, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक ऑसिलेट्स होता है फाइनाइटली, एक ऑसिलेट होता है इनफाइनाइटली। सो ऑसिलेट मतलब जो मूव कर रहा है, जो दो रियल नंबर्स के बीच में वैल्यू जो है मूव कर रहा है, कभी प्लस जा रहा है कभी माइनस जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल इस केस में मैं देख सकता हूँ, इफ एक्स एन इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर एन। तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव -1 होगी, सेकंड टर्म जो है वो +1, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म +1, ऐसे। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस which oscillates finitely, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको, एक्स एन इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n इंटू एन। अब इसमें जो है वैल्यू जो है, पहली फर्स्ट वैल्यू आएगी -1, सेकंड वैल्यू आएगी +2, थर्ड -3, +4, -5, +6, -7, ऐसे ये इनफाइनाइटली मूव करेगी। एक साइड पे प्लस इन्फिनिटी जाएगी, दूसरी साइड में माइनस इन्फिनिटी जाएगी। सो दिस सीक्वेंस इज नॉट bounded, it is unbounded, but still it oscillates. So sequence which, this is the example of sequence which oscillates infinitely. ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होंगी। सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन से होते हैं,
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो हम इस रिज़ल्ट के बाद जो है वो आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, थ्योरम 3 है बुक में। द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, the limit of a sequence if exists is unique, is unique, that is a sequence cannot converge to more than one limit। तो ये हमारा डेफिनेशन है। इसकी अलग अलग स्टेटमेंट हो सकती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस मे नॉट कन्वर्ज टू दी मोर देन वन लिमिट, ये भी इसको बोला जा सकता है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रूव दैट कन्वर्जन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। तो अलग अलग वे से इसको पूछा जा सकता है, बट मतलब इसका एक ही। सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो हम ये जैसे हम आपने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा, जब हम लिमिट जो है प्रूव करते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो वैसा ही ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है। वहाँ पे भी हम दो लिमिट्स मान के चलते हैं, एल और एल डैश, और फिर हम वहाँ से कुछ रिज़ल्ट जो है वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हाँ ये एल और एल डैश इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। पहले भी हमने एक बार मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कोई भी दो नंबर a माइनस बी अगर वो लेस दैन एप्सिलॉन हो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a माइनस बी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ a इक्वल्स टू b। तो ये रिज़ल्ट जो है हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट which we have already discussed in the starting of this course। so ये आपको याद रखना है और इसको हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। so if a minus b is less than epsilon where a and b are any real numbers, then this statement holds for each epsilon greater than 0। this holds for if it holds for each epsilon greater than 0, then we say that a minus b equals to 0। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव भी किया था, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो इसको आप माइंड में रखते हुए हम लिमिट जो है सीक्वेंस की दो लिमिट्स कंसिडर करके चलते हैं। लेट द सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स एल एंड एल डैश। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इफ xn converges to L, then for each given epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that for each n greater than equal to n, xn minus L is less than epsilon। let it be statement number 1। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं n1, ठीक है। also xn converges to L dash, therefore for each epsilon greater than 0, इसको हमने फिक्स कर दिया, there exist n2 natural number such that for all n greater than equal to n2, xn minus L dash is less than epsilon। इसको मैंने ले लिया नंबर 2, ठीक है।
ध्यान से समझिए हमने क्या किया। एक हमारी सीक्वेंस ऑफ टर्म्स है, इसको मैं रियल लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा x1 है, देन x2, देन x3 एंड सो ऑन। ठीक है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे आ रही है। और एक हमारा n1 होगा, एक हमारा n2 होगा। तो क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है, बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी आइदर n1 इज ग्रेटर देन और n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो हम हमारे इस केस में हम मान के चलते हैं कि ये हमारा n1 कहीं आ गया, तो ये xn1 टर्म होगी, और कहीं और आगे जाके हमारा xn2 आ गया। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज, राइट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज। आफ्टर दैट जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एल के क्लोज हैं, एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेज। आफ्टर दैट स्टेज जितनी भी हमारी टर्म्स हैं वो सारी एल डैश के क्लोज हैं। तो अगर मैं देखो यहाँ पे ये वाली टर्म्स, येलो वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स लूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, तो इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी किसके क्लोज हैं, एल के क्लोज है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ येलो से। जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी किसके क्लोज हैं, दैट आर, ये येलो वाली टर्म्स जो हैं दैट इज आर क्लोज टू एल। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन में हमें पता लग रहा है कि जितनी भी हमारी टर्म्स हैं आफ्टर n2, आफ्टर दिस टर्म, all the terms are close to, these all terms are close to l dash। ठीक है, तो आपको लग रहा है पता कि इसमें कुछ टर्म कॉमन है, जो टर्म l और l डैश दोनों के क्लोज हैं। ये लग रहा पता आपको कि देखिए ये मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कोई एक जो है मैंने बड़ा ले लिया और एक छोटा ले लिया, क्योंकि बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी आइदर n1 इज ग्रेटर देन और n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे चलो बाय एक ले लिया, चाहे इसको n1 कर दें चाहे इसको n2 कर दें, कि बट समझने वाली बात ये है कि आफ्टर दैट स्टेज जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके बाद वाली टर्म्स जो हैं जितनी भी आएंगी वो दोनों ही, वो सारी टर्म्स दोनों ही नंबर्स के क्लोज होंगी, एक एल के और एल डैश के। ये हमें यहां से कंक्लूजन आया। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स कंसिडर करूंगा। कौन सी, ये वाली टर्म्स। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म्स जो है ये इनफाइनाइट टर्म्स है आगे, राइट। तो ये वाली जो टर्म्स हैं दे आर क्लोज टू एल एज वेल एज एल डैश। सो आई टेक एन, लेट एन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1, n2। तो जब मैंने n ले लिया मैक्सिमम, तो अगर मैं xn लूंगा तो ये हमारा n आ जाएगा। तो ये वाली टर्म्स जो आएंगी जो कॉमन है ये दोनों के लिए होल्ड करेंगी, xn माइनस एल के लिए भी लेस देन एप्सिलॉन और xn माइनस एल डैश के लिए भी लेस देन एप्सिलॉन। सो वी कैन राइट बोथ दिस स्टेटमेंट फॉर दिस सिंगल n। यहाँ n1 और n2 हटा के मैं n लिख दूंगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरी जो है इसके लिए होल्ड कर जाएंगी, राइट। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ n1 n2 क्यों लिया। ठीक है, सो आई टेक n इक्वल टू मैक्सिमम, देन 1 and 2 holds for n, right, belongs to natural number. Therefore we have for each given epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that for each n greater than equal to capital N, xn minus L
less than epsilon and xn minus l dash is also less than epsilon. तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और यूज़ करूँगा, अब उसको मैं बाद में करता हूँ चेंज, मैं और चीज़ यहाँ पे चेंज करूँगा आगे. सो कंसिडर, अब हम l माइनस एल डैश को देखते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही लिमिट को यूनिक प्रूव करना है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो इसको अगर मैं कामयाब हो गया लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने में, फॉर ईच एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज एनी गिवन फिक्स नंबर, एनी फिक्स नंबर, राइट. सो अगर मैं ये प्रूव कर दिया मैंने कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मेरा काम हो जाएगा. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस. सो एल माइनस एल डैश, इसमें मैंने एक्सन ऐड किया और एक्सन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा स्टेटमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सो इसको मैं अगर सेपरेट करूँगा तो लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी. मॉड ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. सो दिस इक्वल्स टू, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्सन माइनस एल प्लस एक्सन माइनस एल डैश. मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, मॉड बी माइनस ए. So this is less than epsilon plus epsilon for all n greater than equal to capital N. ये हमने डेफिनेशन यूज करी यूजिंग दिस 3. सो अब यहाँ पे 2 एप्सिलॉन हो रहा है, तो मैं इसको बेटर है कि यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर दूँ अकॉर्डिंगली जैसा मुझे चाहिए. सो मैं ऊपर भी इसको चेंज कर दूंगा. सो यहाँ पे भी इसको मैं एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन. देयरफॉर एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n. दिस इम्प्लाइज एल माइनस एल डैश इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू एल डैश. क्योंकि ये दो फिक्स नंबर हैं, तो इससे आइए किस स्टेज के बाद है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, because these are independent. L and L dash are independent of n. इससे n पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, n से इसके ऊपर मतलब कोई इफेक्ट नहीं है. तो अगर ये L माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन होंगे तो ये हमेशा ही लेस देन एप्सिलॉन होंगे, मीन्स L माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0. So that means L equals to L dash. Hence the limit of sequence is unique. That is, sequence always converges to a unique limit. That is, a sequence always converge to a unique limit. अगर sequence converge करेगा, if a sequence converges, then it converges to a unique limit. राइट. सो ये हमारा रिज़ल्ट था, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था, और इस पर आप ज़रा अच्छी तरह से इसको गौर करिएगा कि कहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया. तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा इसमें. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इसको वीडियो को देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करें. काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ये कई बार रिपीट हो जाती है, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है बार बार. तो इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा और समझिएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.